मैं हूं डॉक्टर स्वप्न एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज़। और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने मेरा पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। Progression to chronic liver disease is seen most commonly with infection। तो कौन सा इन्फेक्शन है जिसमें क्रोनिक लिवर डिसीज़ का प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में क्रोनिक लिवर डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले इसमें एक्यूट इन्फेक्शन होता है, फिर अगर ये परसिस्टेंट बना रहता है तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है। 20 to 30% केसेस में ये लिवर सिरोसिस करा देता है और उसके बाद लिवर सिरोसिस करा देता है, उसके बाद ये कन्वर्ट कर देता है लिवर कैंसर में या फिर लिवर फेलियर करा देता है 23 से 30% पेशेंट्स में। कभी कभी ये 5 to 10% में लिवर कैंसर करा देता है। और अगर तब तक पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट नहीं लिया तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के भी चांसेस बन जाते हैं। अदरवाइज इट मे कॉजेज डेथ, इट मे बी डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सजेस्टिव ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सेप्ट। इनमें से कौन से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स हैं, फीचर्स हैं, एक को छोड़कर? तो कोइलोनाइकिया, लो रेटिकुलोसाइट रिस्पॉन्स और डिक्रीज सीरम फेरिटिन, ये सारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के फीचर्स है। कोइलोनाइकिया मीन्स नेल का उसमें सेंट्रल पार्ट में डिप्रेशन हो जाता है और लेटरल पार्ट में एलिवेशन हो जाता है, मतलब सेंट्रल पार्ट में गड्ढे जैसा हो जाता है। इसमें रेटिकुलोसाइट रिस्पॉन्स भी लो हो जाता है, सीरम फेरिटिनिन भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन डिक्रीज्ड टोटल आयरन बॉन्डिंग जो कैपेसिटी है वो किस में सिर्फ लो होती है? टोटल आयरन बॉन्डिंग कैपेसिटी ये होती है हीमोलाइटिक एनीमिया में। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का फीचर नहीं है, यह है हीमोलाइटिक एनीमिया का फीचर जिसमें जो आरबीसी है वो क्विकली डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के फीचर्स हैं कोइलोनाइकिया, लो रेटिकुलोसाइट्स रिस्पॉन्स, डिक्रीज सीरम फेरिटिन। ओके, तो सिर्फ एक्सेप्शन क्या होगा? डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो हीमोलाइटिक एनीमिया का फीचर है। नेक्स्ट है, ऑल आर साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें से साइड इफेक्ट्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के सिर्फ एक को छोड़कर। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो मायोपैथी, डायरिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये सभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं एक्सेप्ट पेप्टिक अल्सर डिसीज़। मायोपैथी यानी कि मसल्स वीकनेस और मसल पेन हो जाता है, डायरिया यानी कि लूज मोशन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि इट इज़ अ कंडीशन इन विच बोन बिकम वीक एंड ब्रिटल। तो ये सभी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट है एक्सेप्ट पेप्टिक अल्सर डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर अ फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस के साथ कौन सी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो फ्रैक्चर के लिए प्रोन होता है? किस साइट में कौन सी कॉमन साइट है जिसमें फ्रैक्चर इजीली हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के साथ? तो इसका आंसर है द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द पीपल हु हैव ऑस्टियोपोरोसिस। जिन पीपल्स को ऑस्टियोपोरोसिस है उनमें कॉमन फ्रैक्चर किस में होता है? स्पाइन में। स्पाइन में मीन्स वर्टिब्रल कंप्रेशन, इनमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट होता है हिप, रिस्ट एंड फोर आर्म। ओके, तो इसका आंसर हुआ वर्टिब्रम, मोस्ट कॉमन साइट फॉर द फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल और द कॉज ऑफ ऑल आर द कॉज ऑफ बाइलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा कॉज है जिसमें बाइलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट नहीं होता है, बाकी सभी में बाइलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट हो जाता है? तो बाइलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट होता क्या है? एक्चुअली इसे कहते हैं पैरोटाइटिस। एक कंडीशन होती है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड में पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। और पैरोटिड ग्लैंड सिचुएटेड कहाँ होती है? बिटवीन द ईयर एंड जॉ, मतलब ईयर लोब्यूल के
नीचे होती है। तो पेरियोडाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है लोकल कॉज वायरस, मम्स और हर्पीस, जबकि सिस्टमिक कॉज देखा जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटिस, HIV, सॉर्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, लिवर सिरोसिस, इन सब में भी बायलैटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट हो जाता है। एक्सेप्शन क्या होगा इसका? सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटिस, इसमें बायलैटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ सेरिब्रल डिसीज? इनमें से कौन सा सेरिब्रल डिसीज का क्लिनिकल फीचर नहीं है? तो सेरिब्रल डिसीज के फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं एटेक्सिया, वर्टिगो, वॉमिटिंग, नेस्टिग्मस, इंटेंशन ट्रिमर, स्पीच स्लो हो जाती है, हाइपोटोनिया, डिस्मेरिया, ये सब जो है ये सेरिब्रल डिसीज़ के क्लिनिकल फीचर हैं। लेकिन सिर्फ एक नहीं होता है और वो है हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइपर रिफ्लेक्सिया इज नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ सेरिबेलर डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग और विटामिन के डिपेंडेंट कोएगुलेशन फैक्टर। इनमें से कौन सा विटामिन के डिपेंडेंस कोएगुलेशन फैक्टर नहीं है? तो जो फैक्टर 2, 7, 9, 10 ये जो हैं वो विटामिन के डिपेंडेंट कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? फैक्टर 3 जो है वो विटामिन के डिपेंडेंट कोएगुलेशन फैक्टर नहीं होता है। और कौन कौन से होते हैं? फैक्टर 2, 7, 9, 10 एंड प्रोटीन C जो है ये विटामिन के डिपेंडेंट कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव वेट गेन, मेनोरेजिया, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड वीकनेस ये किसके क्लिनिकल फीचर्स हैं? तो ये क्लिनिकल फीचर है हाइपोथायरॉयडिज्म के। ये क्लिनिकल फीचर हैं वेट गेन, मेनोरेजिया, कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई स्किन, एडिमा, ये सभी जो है कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, वीकनेस, फटीग, ये सभी जो फीचर्स हैं ये हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। मेनोरेजिया मीन्स कंटिन्यूसली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। इनमें से कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कुशिंग सिंड्रोम की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं? तो ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट जो है उसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which serological marker is a suggestive of highly infectious stage of acute hepatitis B? तो इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस बी के लिए सीरोलॉजिकल मार्कर और हॉलमार्क ऑफ हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के लिए है? तो HBsAg इज़ द हॉलमार्क ऑफ HBV इन्फेक्शन। ये जो है फर्स्ट सीरोलॉजिकल मार्कर होता है जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी में दिखाई देता है, और अगर ये परसिस्टेंट 6 मंथ तक बना रहता है तो ये क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक इन्फेक्शन में भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में कॉजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। विटामिन B12 की कमी से मतलब विटामिन B12 की कमी से कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं एक्सेप्ट, लेकिन इनमें से एक को छोड़कर। तो उसका आंसर है माइलोपैथी। माइलोपैथी जो है विटामिन B12 की कमी से नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि नर्व रूट में इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस हो जाता है जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन होता है, उसे माइलोपैथी कहते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से क्या क्या हो जाता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस, मायोपैथी और न्यूरोपैथी विटामिन B12 की कमी से हो जाते हैं। लेकिन जो माइलोपैथी होता है वो आर्थराइटिस, बोन स्पर्स, स्पाइनल डिजनरेशन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा मोस्टली अराइजेज फ्रॉम। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा जो है लेटरल वॉल ऑफ द नेजोफेरिंग से स्टार्ट होता है और ये लेटरल वॉल से एक्सटेंड करता है बेस ऑफ द स्कल, पैलेट, नेजल कैविटी और ओरोफेरिंग्स तक एक्सटेंड कर जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई इंसिडेंस ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा किस में दिखाई देता है? हाईएस्ट इंसिडेंस इंडियन, चाइनीज़, अमेरिकन या यूरोपियंस? तो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस होता है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा इन चाइनीज़। चाइनीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच रीजन इज मोस्ट कॉमनली इन एक्टिनोमाइकोसिस? किस रीजन में एक्टिनोमाइकोसिस इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? तो इसका आंसर है फेसियो सर्वाइकल। फेसियो सर्वाइकल में, या जिसे बोलते हैं सर्वाइको फेशियल में, एक्टिनोमाइकोसिस सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें इसके चांसेस होते हैं 50 to 65%, और थोरेसिक में होते हैं 15 to 30%, और उसके बाद ये कम होता जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ये कम होता जाता है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पंच्ड आउट एज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विथ विच अल्सर? पंच्ड आउट एज किस अल्सर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो पंच आउट एज जो है वो सिफिलिस में दिखाई देती है। ट्यूबरकुलोसिस अल्सर में जो मार्जिन्स होती हैं अल्सर्स की वो अंडरमाइंड एज होती है। रोडेंट अल्सर में रेज्ड होती है, पर्ली वाइट और बीडेड मोतियों के जैसे मार्जिन्स दिखाई देती है अल्सर की। ओके, तो पंच्ड आउट एज किसका होगा? सिफिलिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर द रिमूवल ऑफ सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड में से कौन सी कंडीशन है जिसमें सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड का रिमूवल कंपलसरी हो जाता है? तो अगर सिंपल ग्रैनुला या प्लंगिंग ग्रैनुला, इनमें से कोई भी कंडीशन हो तो सबलिंगुअल ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है, क्लैप लिप इज आइडियली रिपेयर्ड एट व्हाट एज? क्लैप लिप जो है वो किस एज पे रिपेयर की जाती है? तो इसका आंसर है 10 to 24 वीक्स, या बोल सकते हैं 3 to 6 मंथ ओल्ड बेबीज़ में क्लेफ्ट लिप रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटिजिरस सिस्ट डेवलप्स अराउंड? डेंटिजिरस सिस्ट कहाँ डेवलप होता है? तो डेंटिजिरस सिस्ट जो है वो अनइरप्टेड टूथ के क्राउन के चारों तरफ डेवलप होता है, उसे फॉलिकुलर सिस्ट या पेरिकोरोनल सिस्ट भी बोलते हैं। ये एपिथेलियल इन ओरिजिन होता है। ओके, तो इसका आंसर होगा डेंटिजिरस सिस्ट किसके अराउंड होता है? अनइरप्टेड टूथ के क्राउन के अराउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टंग कैंसर द लीस्ट अफेक्टेड साइट कौन सी है? टंग कैंसर में लीस्ट अफेक्टेड साइट होती है डॉर्सल मार्जिन। तो सबसे ज़्यादा जो टंग कैंसर में है, लेटरल मार्जिन से स्टार्ट होता हुआ वो चला जाता है फ्लोर ऑफ द माउथ तक। लेटरल मार्जिन से स्टार्ट होता हुआ वेंट्रल एस्पेक्ट में जाता है और वहाँ से फ्लोर ऑफ द माउथ में चला जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 25% पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग में मिलता है टंग कैंसर, 20% एंटीरियर थर्ड में, और रेयर चांसेस होते हैं कि वो डॉर्सल मार्जिन में मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीलोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमनली डेवलप अराउंड? तो अमीलोब्लास्टोमा कहाँ डेवलप होता है? अमीलोब्लास्टोमा जो है वो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है और वो डेवलप होता है जॉ में, वो भी मोलर टीथ या लास्ट टीथ के पीछे, बैक साइड। ओके, तो अमीलोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमनली डेवलप्ड अराउंड थर्ड मोलार। ओके, मैनी सब्सटेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड? जब सेल से जो उसके सब्सटेंस रिलीज होते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? तो उसमें क्या होता है कि एक्सोसाइटोसिस में ये होते हैं वेसाइकल्स, ये है वेसाइकल्स। ये वेसाइकल्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे के पास जाके फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर इसके बाद वहाँ से अपने कंटेंट्स को रिलीज़ कर देते हैं। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड है। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है? जिसमें जो सेल होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आने के पास और वहाँ से अपने कंटेंट रिलीज करती है आउटसाइड ऑफ द सेल। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व फाइबर्स विथ स्लोएस्ट कंडक्शन? नर्व फाइबर्स जो हैं वो ट्रांसमिशन ऑफ पेन शो करते हैं। तो उसमें से दो फाइबर्स होते हैं, सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स। तो जो सी फाइबर्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, स्मॉल होते हैं और स्लो कंडक्शन फॉर द पेन होते हैं, और ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो माइलिनेटेड होते हैं और फास्ट कंडक्शन करते हैं पेन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपीरियर मेटर्स ऑफ द नोज कंटेन्स द ओपनिंग ऑफ? सुपीरियर जो तीन पार्ट होते हैं, सुपीरियर मेटर्स, मिडिल मेटर्स और इन्फीरियर मेटर्स। तो ईयर के ऐसे तीन पार्ट होते हैं। तो जो सुपीरियर मेटर्स हैं वो किसकी ओपनिंग कर पाता है? ये पोस्टीरियर एथमॉइडल एयर साइनस को ओपनिंग रिसीव करता है।
सुपीरियर मीटस जो है वो पोस्टीरियर एथमॉइडल एयर साइनस की ओपनिंग रिसीव करता है, जबकि जो मिडिल मीटस होता है वो रिसीव करता है मैक्सिलरी, फ्रंटल, एंटीरियर और मिडिल एथमॉइडल साइनस की ओपनिंग रिसीव करता है, और इंफीरियर मीटस नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व इज़ अ ब्रांच ऑफ, द पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व जो है वो ब्रांच है फेशियल नर्व की, जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच है, जो कि सेवंथ क्रेनियल नर्व है। ये कम्युनिकेट करती है वेगस नर्व, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व एंड लेसर ऑक्सीपिटल नर्व के साथ। तो जो इसकी ऑरिकुलर ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर मसल को एंड इंट्रिंसिक मसल ऑफ द ऑरिकल को, जबकि जो इसकी ऑक्सीपिटल ब्रांच है वो ऑक्सीपिटल मसल को सप्लाई करती है। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व किसकी ब्रांच है? फेशियल नर्व की, और फेशियल नर्व जो है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटरल वॉल ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फोसा इज फॉर्म्ड बाय, जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा की जो लेटरल वॉल है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है रेमस ऑफ द मैंडिबल से, रेमस ऑफ द मैंडिबल से। ओके, मतलब इंफ्राटेम्पोरल फोसा जो है वो लाइज करता है, रहता है डीप टू द रेमस ऑफ द मैंडिबल एंड कम्युनिकेट विद द ज़ाइगोमैटिक आर्च। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।